अच्छा, प्री ऑप असेसमेंट जो है ना दैट्स वेरी ईज़ी, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बस वी हैव टू कीप इन माइंड अ फ्यू स्टफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्री ऑप असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है। तो लाइक एवरी अदर हिस्ट्री एग्जामिनेशन सबसे पहले आएगी, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रेजेंटिंग कंप्लेन और एचओपीसी, ठीक है ना। अब प्री ऑप असेसमेंट इज बेसिकली फॉर एनेस्थेसिस, ठीक है। तो हम इसको एनेस्थीसिया के पॉइंट से सोचने कि हमने क्या-क्या चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट रोट, बट पीसी हमने पहले सबसे पहले देखना है कि आई डोंट नो व्हाई आई रोट बहुत छोटू-छोटू सा, बट आई विल जस्ट से इट आउट लाउड, ठीक है। पीसी से हमने पहले पूछना है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन की थी, व्हाई डिड यू फर्स्ट व्हाई डिड द why patient first attended? No, presented. I don't know. I think my brain is shutting down. Okay, why did patient first presented? ठीक है, और what did he present with? ठीक है, बेसिकली एक थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बता देगा, डिजीज के अंडरलाइन डिजीज का बता देगा, ठीक है। व्हाट प्रोसीजर इज स्केड्यूल्ड फॉर इन व्हिच साइड ऑफ द सर्जरी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि कौन सी साइड की सर्जरी है। जैसे थायरॉइडेक्टमी है तो कौन सी साइड की, सॉरी, अगर लोबेक्टमी है तो कौन सी साइड की थायरॉइड के लोब्स निकाल रहे हैं, और अगर प्रोसीजर कौन सा है और कब है ये प्रोसीजर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इसलिए बताना जरूरी कि एक एग्जांपल दी हुई थी कि अगर फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक की कोई सर्जरी है तो एनेस्थीसिया को पता होगा कि एनाटॉमी ऑफ द एयरवे इज डिस्टॉर्टेड, ठीक है। थोड़ा सा हिस्ट्री से पता चल जाएगा। फिर हमारे पास पास्ट मेडिकल सर्जिकल पे आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह याद रख लो कि पहले प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देनी है, फिर पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री देनी है, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में ऑब्वियसली बताना कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, कोई करंटली कोई क्रॉनिक कंडीशन थी जिसके लिए वो दवाइयां ले रहा है, और अगर दवाइयां ले रहा है तो वो किस बाकायदगी से ले रहा है, मतलब कि कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है, लाइक इज इट रेगुलर दवाइयां या फिर इट्स नॉट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास रीसेंट सर्जरी नहीं है, अगर रीसेंट सर्जरी हुई है तो फिर 3 डब्ल्यू पूछना है, ठीक है। 3 डब्ल्यूज याद रखना कि हमारे पास व्हाट कौन सी सर्जरी थी, वाई और व्हेन कब हुई थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये एक दो व्हेन से ये पता चल जाएगा कितना ड्यूरेशन हो चुका है, तो टाइम के उसके दरमियान में, ठीक है। और व्हाट वाई से पता चल जाएगा कि अगर वो रिपीट सर्जरी है तो फिर हम उसको इलेक्टिव प्रोसीजर के तौर पे बाद में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम इससे वो कर सकते हैं, लाइक डू वी हैव टू पुट देम ऑन प्रायोरिटी और नॉट, ठीक है। और मैलिग्नेंसी के लिए भी हम पूछ सकते हैं पास मेडिकल सर्जिकल में, ठीक है। एनेस्थीसिया हिस्ट्री जरूरी पूछनी है इसमें, ठीक है। एनेस्थीसिया हिस्ट्री पूछने के पिछली दफा जब आपको कोई सर्जरी हुई थी, कौन सी सर्जरी हुई थी और किस तरह का एनेस्थीसिया मिला था, एपिड्यूरल मिला था या आईवी मिला था, ठीक है। और पूछने की प्रॉब्लम्स नहीं होती ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, कोई ड्यूरिंग काम ना किया हो, लेट काम किया हो, ज्यादा डोज देनी पड़ी हो, ठीक है। कोई ऐसी इंट्राऑपरेटिवली एनेस्थीसिया का कोई हुआ था, ठीक है, डिफेक्ट। और पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन से फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक एपिड्यूरल की वजह से, तो पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन से नहीं आता एनेस्थीसिया की वजह से, ठीक है। इसके अलावा हमने रिव्यू सिस्टम में जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है ना, बहुत ज़्यादा हाई है, वो सीवीएस और रेस्पो है, ठीक है। सीवीएस और रेस्पो में ज़रूर पूछना है कि आपको कोई भी रिसेंटली कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज, एमआई, एंजाइना, चेस्ट पेन, इंजर्शन, ऑर्थोपनिया, ठीक है। बेसिकली ये सारे हमने कोमॉर्बिड्स को रूल आउट करना है। रेस्पिरेटरी में हमने सीओपीडी को रूल आउट करना है और स्लीप एपनिया को रूल आउट करना है, ठीक है। ये तो मेन रूल आउट करने हैं और बाकी सब वैसे ही पूछ लेंगे। हिस्ट्री में रीनल में हमने यूटीआई को रूल आउट करना है कि हमें इन्फेक्शन जब होगा तब हमने इन्फेक्शन पहले करना है, ट्रीट करना है बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी, ठीक है। एंडोक्राइन में प्रेगनेंसी का पूछेंगे कि ऐसा कुछ फिलहाल प्रेगनेंसी तो नहीं है, रूल आउट करना है। और साथ में डायबिटीज, थायराइड पूछना है, ये जरूर पूछना है कि थायराइड स्टॉर्म तो नहीं फिलहाल उस पेशेंट में हुआ, तो ये सारे हिस्ट्री से पता चल जाएगा, ठीक है। थायरॉक्सिकोसिस वगैरह के से पता चल जाएंगे। डाइट का जरूर पूछना है जीआईटी में कि हमारे पास रिफ्लक्स डिजीज तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। और साथ में लिवर हेपेटाइटिस का पूछना है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का पूछना है। मेडिकेशन ड्रग हिस्ट्री में पूछना है कौन से मेडिकेशन ले रहा है अभी और किस तरह से ले रहा है, ठीक है। और ड्रग एलर्जीज का पूछना है, नॉन ड्रग एलर्जीज का पूछना है। फैमिली हिस्ट्री में एनेस्थीसिया से रिलेटेड पूछना है कि हमारे पास कोई हेरिटरी कंडीशन तो नहीं रिलेटेड टू एनेस्थीसिया, जिसमें हमारे पास मैलिग्नेंट हाइपरथेरेमिया आ जाता है, ठीक है। बहुत रेयर होता है, मगर पूछने का पिछली फैमिली में किसी का हुआ था एनेस्थीसिया तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आई थी, आई थी तो क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है। और मैलिग्नेंसी फैमिली हिस्ट्री में है कि नहीं है। और पर्सनल सोशल हिस्ट्री में पूछना है कि हमारे पास अल्कोहल तो नहीं रहता, और हमारे पास स्मोकिंग तो नहीं करता, और हमारे पास कोई रिक्रिएशन ड्रग अब्यूज तो नहीं करता, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री के पॉइंट्स हो गए। एग्जामिनेशन में भी हमने 3 मेन चीज़ों पे फोकस करना है, एयरवे, लंग्स और हार्ट पे, और साथ में वाइटल्स हम बेसलाइन कर होंगे, ठीक है। वाइटल्स में एक बात याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि बीपी शुड बी 160/90, ठीक है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, ठीक है, और उसका 160/90 बीपी नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो हम उसके पहले वी वर्क ऑन चेंजिंग हिज एंटी हाइपरटेंसिव, और हम उसको बीपी को इतना लेकर आएंगे, ठीक है। हार्ट रेट चेक करना है, टेम्परेचर हमारे पास वो फेब्राइल तो नहीं है, फेब्राइल तो पहले हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। रेस्पिरेटरी सैचुरेशन और वेट को चेक करना है, वेट से हमें ओबेसिटी को चलेगा। ओबेसिटी हमारे पास एक बेसिकली रिस्क फैक्टर होती है पेरी ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी की, ठीक है। उसके अपने रिस्क होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे कॉमन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास फिलहाल एयरवे है, ठीक है। एयरवे क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनएससीए फिटनेस में मालम पेटी स्कोरिंग होती है, ठीक है। मालम पेटी स्कोरिंग क्या होती है कि हमारे पास बेसिकली हम पेशेंट से कहते हैं सीधा बैठ के अपना मुंह खोल के दिखाए, ठीक है। मुंह खोल के वी हैव टू सी कि कितना हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहा है उसके माउथ में, ठीक है। अगर हमें ये इसको पिलर्स कहते हैं, ठीक है, यूविला, ये सॉफ्ट पैलेट और ये हार्ड पैलेट है, ठीक है। अगर हमें यूविला, पिलर्स और सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है तो ये क्लास 1 है, दिस इज लो रिस्क, ठीक है। फिर अगर हमें सिर्फ बेस ऑफ यूविला नजर आ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है बट नो पिलर्स आर सीन, तो फिर हमारे पास ये क्लास 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास सिर्फ अगर सॉफ्ट पैलेट नजर आ रहा है, नो यूविला, नो पिलर्स, तो क्लास 3। और अगर सिर्फ हार्ड पैलेट नजर आ रहा है, नो नॉट इवन सॉफ्ट पैलेट एनीमोर, तो वो क्लास 4 हो जाएगा, विच इज वेरी हाई रिस्क, ठीक है। अदर पैरामीटर्स फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में हमारे पास ऑब्वियसली सारे दांतों के आ जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग अपर इंसाइजर्स हैं, ओवर बाइट है, अगर हमारे पास मैंडिबुलर इंसाइजर्स, एंटीरियर टू मैक्सिलरी इंसाइजर्स हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास मैंडिबुलर स्पेस नॉन कंप्लायंट है,
ठीक है, ये सारे दांतों के हो गए। इसके अलावा यूवुला की अगर हमारे पास विजिबल नहीं है, जो पिट्यूटरी टंग, या फिर हमारे पास जो शेप ऑफ पैलेट है वो हाईली आर्क्ड है, या फिर नेक शॉर्ट और थिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास और फिर हमारे पास नेक की जो मोशन है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से इंटीब्रेट सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इन सब की बेसिस पे हम ए से स्कोरिंग करते हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेसिस पे, ठीक है। नॉर्मल हेल्थी पेशेंट जो है वो ग्रेड 1 होकर, इसमें हमारे पास कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं है, कोई हमारे पास कोई, हाँ सॉरी, हमारे पास जो लंग्स और उसमें है हार्ट में हमें दो चीज़ देखनी होती है, साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और मर्मर्स। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे देन फर्दर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एको और ईसीजी, ठीक है। और लंग्स में ब्रेथ साउंड्स, चेस्ट मूवमेंट्स, रेस्पिरेटरी वगैरह देखना होगा, इसमें कोई डिफरेंस नजर आती है या कोई हो तो फिर हम उसको मजीद स्पायरोमेट्री और पीएफटीज के लिए या जो है चेस्ट एक्सरे वगैरह के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड सिस्टमिक डिजीज में जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी ना अभी तक वो यही है कि माइल्ड अभी हम आगे किसी एग्जांपल्स भी देखेंगे। माइल्ड सिस्टमिक डिजीज इज बेसिकली कोई भी हाइपरटेंशन या डायबिटीज वगैरह दैट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट बेसिकली पोजिंग, ये हमारे पास एक्टिविटी को लिमिट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो लिमिट नहीं करती है एक्टिविटी को जो चीज़, वो हमारे पास है क्लास ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 3 में क्या आएगा कि हमारे पास यही चीज़ें जो थी डायबिटीज हाइपरटेंशन वगैरह, मगर ये हमारे पास वो एक्टिविटी को लिमिट कर रही है एंड दीज आर अनकंट्रोल्ड, ठीक है। तो जब अनकंट्रोल्ड हैं और हमारे पास एक्टिविटी लिमिट कर रही हैं बट दे आर नॉट पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू द लाइफ, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो फिर हम उसको सीवियर सिस्टमिक डिजीज कहेंगे, ठीक है। 4 में हमारे पास थ्रेट टू लाइफ है, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या आ गया है, या फिर हमारे पास परसिस्टेंट एंजाइना आ रहा है तब हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई हेमरेज वगैरह है जहाँ से भी हेमरेज थोड़ा सा वो हो जाएगा, दूसरा क्लास 5 में आ जाएगा। मगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई, सीओपीडी, खाली अगर सीओपीडी है तो वो हमारे पास सेम आ जाएगा, मगर सीओपीडी विद कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई, पल्मोनरी और आर्टीरियल वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आता है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। विल सी ऑल द एग्जांपल्स भी। और 5 है हमारे पास मोरिबाउंड, इसका मतलब मोरिबाउंड है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हो भी क्या सर्जरी की या ना की, दोनों तरीके से बंदे की सर्वाइवल की रिस्क बहुत कम है, सर्वाइवल के चांसेस, तो इसलिए हम इसको सर्जरी में ले लेते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है सेरिब्रल कोई एडिमा है, या फिर हमारे पास कोई ट्रॉमा की है, या ठीक है बहुत हेमरेज है, तो सारा कुछ हमारे पास में आता है कि एक्सपेक्टेशन हमारे उसका में सर्वाइव की विदाउट ऑपरेशन, और ऑपरेशन में भी मोबिलिटी की रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट मोबिलिटी 9.4%। ये हमारे पास कहते हैं ब्रेन डेड, और इन पेशेंट्स को जिनमें हमने उनको प्रिजर्व करना होता है इमरजेंसी सर्जरी करके, उनके ऑर्गन्स निकालने होते हैं क्योंकि वो ऑर्गन डोनर्स होते हैं, ठीक है। अब इनके अगर हम एग्जाम्पल्स देखें ना, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ था डोगर में, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स विजिबल इतना, मगर देखो क्लास 1 में हमारे पास नो सिस्टमिक डिजीज, नथिंग एट ऑल। क्लास 2 में हमारे पास माइल्ड सिस्टमिक डिजीज जो कि कंट्रोल थी, ठीक है, और हमारे पास लिमिट नहीं करी थी, वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास जो वो है एक्टिविटी जो थी डेली एक्टिविटीज को लिमिट नहीं करी थी, ठीक है। जैसे हार्ट डिजीज है वो स्लाइटली लिमिट करती है फिजिकल एक्टिविटी को, तो इसमें आ जाएगा एसेंशियल हाइपरटेंशन दैट इज कंट्रोल्ड, डायबिटीज दैट इज कंट्रोल्ड, एनीमिया दैट इज नॉट दैट सिवियर, ठीक है। मॉर्बिड ओबेसिटी दैट डजंट लिमिट योर एक्टिविटी, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी दैट इज कंट्रोल्ड, ठीक है। ये सब हमारे पास क्लास 2 में आ जाएगा। क्लास 3 में हमारे पास ये सारी चीज़ें देखो दोबारा आ गई हैं। एसेंशियल हाइपरटेंशन आ गई है जो कि हमारे पास पूरी कंट्रोल है। डायबिटीज़ आ गई, इसमें वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गए हैं, अगेन पूरी कंट्रोल्ड है। सीओपीडी हमारे पास लिमिट एक्टिविटी करी है, पूरी कंट्रोल है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस की हिस्ट्री आना शुरू हो गई है। रिमेंबर एंजाइना जो है दिस इज नॉट क्लास 4, इट डजंट पोज अ वेरी सिवियर रिस्क अनलेस हमारे पास ये परसिस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ 1 या 2 हैं क्या कहते हैं एपिसोड्स हैं, तो फिर हम उसको एंजाइना को डालेंगे क्लास 3 में, बिकॉज़ इट्स नॉट रियली इट्स लिमिटिंग एक्टिविटी बट इट्स नॉट रियली पोजिंग अ थ्रेट टू सर्जरी उस तरह से, ठीक है। या प्रायर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोइड इन्फेक्शन, ठीक है। अब क्लास 4 में आ जाता है कि सीवियर सिस्टमिक डिस्टर्बेंसेस है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग आ जाएंगी विद और विदाउट सर्जरी, तो उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पर्सिस्टेंट एंजाइना, एडवांस रीनल या हेपेटिक डिसफंक्शन आ गया, ठीक है। हमारी बात हमने बात की थी अनकंट्रोल्ड हेमरेज, जिसमें हमारे पास सर्वाइवल और जिसमें बेसिकली सर्जरी एज अ लास्ट रिजोर्ट काम करती है, ठीक है। मगर रिस्क बहुत कम होता है, रिससिटेटिव एफर्ट्स होती हैं, और ई में हमारे पास बेसिकली हम सिर्फ उसको इमरजेंसी ऑपरेशन के थ्रू निकाल रहे होते हैं डोनर्स के लिए उसके ऑर्गन्स, ठीक है। दोनों ऑर्गन्स होते हैं। अब हम अगर हर उसको देखें, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम अगर बाकी चीज़ों पे आ जाए, हमारे पास हो गई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन डन। अब हमने अगली बात करनी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में आते हैं इसको 2 में डिवाइड कर लो, एक बेस लाइन और एक स्पेसिफिक, ठीक है। बेस लाइन में हमने सीबीसी, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, क्लॉटिंग और एचपीएसएजी और एनटीएसीबी है, पी और सी, ठीक है। ये सारे याद कर लो क्योंकि ये हम ऑलमोस्ट हर पेशेंट में करवाए होते हैं, ठीक है। सीबीसी, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, क्लॉटिंग स्क्रीन और है पीसी, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्रॉस मैच और ग्रुप सेफ, ये ग्रुप एंड सेफ है। क्रॉस मैच में ये डिफरेंस है, ग्रुप एंड सेफ हम सिर्फ उसका ब्लड ग्रुप पता करवाते हैं, ठीक है। और बस दैट्स इट। और ये हम उन प्रोसीजर्स में यूज करते हैं जहाँ पर हमें पता है कि ब्लड लॉस का रिस्क बहुत कम है, ठीक है। ब्लड लॉस का रिस्क कम है, इसलिए हम बस को वो करवा के रख लेते हैं कि हमारे पास ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीबॉडीज कौन सी है, मतलब कि ए बी नेगेटिव है कि ए बी पॉजिटिव, कौन सी एंटीबॉडीज हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। मगर क्रॉस मैच में क्या करते हैं कि हम इसको डोनर के ब्लड के साथ बेसिकली मैच करके वी कीप द डोनर ब्लड साथ में, ताकि हमारे पास नियर बाय रखते हैं इसको, ताकि अगर हमारे पास कोई ऐसे प्रोसीजर जिसमें हमारे पास ब्लड की लॉस ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास साथ में ब्लड पड़ा हो देने के लिए, ठीक है।
HbA1c करवाते हैं फिर ग्लूकोज वगैरह के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक में कार्डियक, रेस्पिरेटरी और प्रेगनेंसी वगैरह, ठीक है। कार्डियक, रेस्पिरेटरी बीइंग द मोस्ट कॉमन वंस जो हमने देखने हैं। कार्डियो में एकोकार्डियोग्राफी जो कि हम सबसे पहले करवाते हैं, फिर ईसीजी भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, पीएफटीज भी करवा सकते हैं अगर हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन करवानी है, हमारे पास कोई अगर एबनॉर्मेलिटी आ रही है तब, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे टॉपिक में ना मेडिकेशन मॉनिटरिंग है, ठीक है। कोई पेशेंट किसी मेडिकेशन पे है तो हमने क्या करना है, ठीक है। अब इसके लिए ये बेसिकली एक नमोनिक होता है फॉर द एंटायर प्री ऑप असेसमेंट, ठीक है। उसमें हम बेसिकली इट्स मोर लाइक प्री ऑप मैनेजमेंट, ठीक है। असेसमेंट के लिए वो दूसरी चीज़ है, बट फॉर मैनेजमेंट यू जस्ट हैव टू रीअश्योर द पेशेंट, एडवाइस द पेशेंट, दिस इज ऑल लाइक द एक्शंस यू हैव टू टेक, ठीक है। तो असेसमेंट इज बेसिकली ऑल द एक्शंस यू टेक एंड सॉरी मैनेजमेंट इज ऑल द एक्शंस यू टेक, और प्री ऑप असेसमेंट इज बेसिकली एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट द पेशेंट, ठीक है। तो दिस इज मोर लाइक मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। प्री ऑप मैनेजमेंट में रीअश्योरेंस देनी है पेशेंट को, एडवाइस देनी है। एडवाइस में दो चीज़ें देनी है, ठीक है। एक कि हमारे पास फास्टिंग करे और स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग करता है तो 2 मंथ्स पहले छोड़ते हैं, और अगर प्री ऑप फास्टिंग का एडवाइस देंगे कि हमारे पास जो फूड है वो ऑपरेशन वाले दिन से 6 घंटे पहले छोड़ना है, उसमें हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ना हो कि वो कहे कि मैंने सिर्फ दूध पिया था तो दूध लिक्विड में आता तो लिक्विड 2 आवर्स पहले छोड़ना, नहीं। दूध, फूड सारा कुछ हमारे पास 6 आवर्स पहले छोड़ देना है, ठीक है। और हमारे पास वाटर जितने भी क्लियर फ्लूइड्स हैं उनको 2 आवर्स पहले छोड़ना है, ठीक है। तो 2-6 का रूल होता है ये, ठीक है। और आई थिंक इन्फेंट्स में 2-4-6 का रूल होता है। 2 आवर्स पहले हमने उसको वो छोड़ना होता है क्लियर फ्लूइड्स, 4 आवर्स पहले ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 आवर्स पहले हमने अगर कोई वो सॉलिड फूड ले रहा था, ठीक है। मगर इन्फेंट्स में होता है। फिर हमारे प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में याद रखना है हमने जो दवाइयाँ छुड़वानी है, जो ऑर्डर करनी है और जो स्टार्ट करनी है, ठीक है। और साथ में हमारे पास बाउल प्रेप और ब्लड प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है, ठीक है। 5 कंपोनेंट्स है प्रिस्क्रिप्शन के, क्या क्या प्रिस्क्राइब करना है उसको, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर कोई दवाई ले रहा है उसको छुड़वानी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो स्टॉप करवाने के लिए जस्ट रिमेंबर दिस निमोनिक चाउ, ठीक है। सी से हमारे पास क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल पता नहीं क्या, ठीक है। हमारे पास एंटीप्लेटलेट्स है। एच हमारे पास आ जाएगा ये हाइपोग्लाइसीमिक्स और हाइपोग्लाइसीमिक्स की बात हो रही है, ठीक है। ओ से हमारे पास वो आ जाएगा ओरल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाँ। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाएगा। हार्मोनल बेसिक थेरेपी जो कहते हैं, हार्मोनल थेरेपी जो है, ठीक है। और डब्ल्यू से हमारे पास वारफेरिन आ जाएगा, ठीक है। रिमेंबर हर तरह से क्लोपिडोग्रेल जो है जो कि एंटीप्लेटलेट है उसको 7 डेज पहले रोकना है, ठीक है। इससे पहले उसको रोकना है। और वारफेरिन जो हमारे पास है उसको 5 डेज पहले रोकना है, ठीक है। हाँ, हाइपोग्लाइसीमिक से हमारे पास डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ था। आई थिंक ये जो है ये डोगर में लिखा होता है कि एक दिन पहले छोड़ना है, या फिर बीच में नेट में लिखा होता है। मगर जो बीएनबी में लिखा होता है उसमें ये था कि अगर सल्फोनाइल यूरियाज हैं तो फिर हमारे पास होल मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, का मेटफॉर्मिन तो होल मॉर्निंग ऑफ सर्जरी मतलब कि मॉर्निंग ऑफ सर्जरी भी छोड़ना है। तो कीप ये दो ओपिनियंस इन माइंड कि हमारे पास या तो एक दिन पहले छोड़ना है या फिर मॉर्निंग ऑफ सर्जरी में छोड़ना है। तो बहुत एक्यूटली छोड़ते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 6 वीक्स पहले छोड़ना है, ठीक है। तो डोगर में 6 वीक लिखा हुआ था, टीच में एडमी में 4 वीक्स लिखा हुआ था। तो 4 to 6 वीक्स दोनों ठीक है, ठीक है। 4 to 6 वीक पहले आपने छोड़ देना है। वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली इनमें हमारे पास डीवीटी करे ज्यादा करते हैं ना, ये हाइपर कोagulability करते हैं। तो हमने उसको रिवर्स करना है, तो इसलिए हमें एटलीस्ट वी नीड मोर टाइम, तो नीड 4 to 6 वीक्स, ठीक है। वारफेरिन हमने 5 डेज पहले छोड़नी है, ठीक है। 5 डेज पहले छोड़ के हमने आईएनआर जरूर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास आईएनआर इज नॉट लेस देन 1.5 तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। सो फॉर सर्जरी टू हैपन योर आईएनआर हैज टू बी लेस देन 1.5, वंस आईएनआर इज लेस देन 1.5 यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ठीक है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन पे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको हमें 2 आवर्स बिफोर सर्जरी स्टॉप करना है, ठीक है। 2 आवर्स बिफोर सर्जरी स्टॉप करने के बाद सर्जरी हो गई, खत्म हो गया। पोस्ट ऑप क्या करना है, हेपरिन और वारफेरिन को साथ शुरू करवाना है। और वंस हमारे पास वारफेरिन की डोज मेंटेन हो जाएगी तो फिर हेपरिन बंद कर देना है और खाली वारफेरिन के साथ कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर स्केड्यूल दैट फॉलोज फॉर वारफेरिन, ठीक है। 5 डेज बिफोर सर्जरी बंद, आईएनआर को ऐसे 1.5 लेकर आओ, स्टार्ट विद हेपरिन अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, ठीक है। 2 आवर्स बिफोर सर्जरी बंद करो, और फिर दोनों को स्टार्ट करके खाली वारफेरिन के साथ कंटिन्यू रखो, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टू ऑल्टर, ठीक है। सर स्टॉप के थे कि जरूर याद रखना कि क्या ड्यूरेशन है, इन सब की भी ड्यूरेशन, सबकी ड्यूरेशन इस पूरे डॉक्यूमेंट में लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इसका आसान तरीका ये है कि हमारे पास वारफेरिन 5 डेज बिफोर, क्लोपिडोग्रेल 7 डेज बिफोर, ठीक है। आई थिंक क्लोपिडोग्रेल के साथ वो भी आ जाती है, एस्पिरिन भी आ जाती है, वो भी हमारे पास आई थिंक it was 7 डेज उसमें लिखा हुआ था, उसमें थोड़ी सी वो वेरिएशन थी, 5 to 7 डेज था उसका, ठीक है। एनसीएस का भी आई थिंक 5 डेज था, बड़ा कंफर्म है बात, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं उसे, हाँ। फिर हमारे पास क्या आता है कि ऑल्टर क्या करनी है, ठीक है। अगर वो हमारे पास सबक्यूटेनियस इंसुलिन ले रहा है तो हमने उसको बेसिकली इंसुलिन के जो है ना ये उसकी दो बातें लिखी हुई थी। अगर हमारे पास डायबिटिक है जो कि हमारे पास डाइट कंट्रोल पे है, ठीक है, तो उसमें तो मसला नहीं होगा, उसमें तो हम ऑब्वियसली उसको कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मगर जो इंसुलिन पे है उसको क्या करना है कि हमने जिस दिन उसकी सर्जरी ना उस दिन इंसुलिन की डोज क्या तो कम करनी है, ठीक है। और दूसरी है कि हमारे पास सर्जरी के दौरान इंसुलिन इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखना है। इससे क्या होगा, हम स्लाइडिंग स्केल दे देंगे ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये नाम आता है स्लाइडिंग स्केल इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। फिर अगर वो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे है ना तो हमने स्टीरॉइड्स एकदम बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि हम बंद करवाएंगे तो एड्रेसोनिन क्राइसिस होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमें कंटिन्यू रखना होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर एज वेल। तो बेसिकली हमारे पास अगर पर ओरल नहीं दे सकते तो हम आईवी पे शिफ्ट कर देंगे। पर ओरल 5 mg पेंडाजोलॉन इज इक्विवेलेंट ऑफ 20 mg आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। तो ये इसकी वो याद रखना कि 5 mg का पेंडाजोलॉन वो ले रहा था तो दैट मींस 20 mg आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देना होगा।
टू स्टार्ट में हमने याद रखना है कि इफ इट्स अ प्रोसीजर दैट्स इन्वॉल्विंग सर्जिकल कैंसर या लोअर लिम्ब की करवाए तो हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपन पे शुरू करवा देंगे 28 डेज प्रोफाइलेक्टिकली बिफोर द सर्जरी, ठीक है। मगर इससे पहले हम वीटीई असेसमेंट जरूर करवाएंगे, ठीक है। डू नॉट गिव लो मॉलिक्यूलर वेट हेपन विदाउट वीटीई असेसमेंट, क्योंकि फिर पेशेंट में ऑब्वियसली कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं जो हमने वी हैव टू कीप देम इन माइंड, ठीक है। एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्जरी, यूजुअली हम जीआईटी में देते हैं, वैस्कुलर ऑर्थो में देते हैं, ठीक है। एंटी एम्बोलिक टॉक्सिक्स यूजुअली हम लोअर लिम्ब की सर्जरीज में दे रहे होते हैं, ठीक है। मगर इसकी कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होती हैं, वैस्कुलर कोई डिजीज थी, न्यूरोपैथी थी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन ग्राफ्ट रिसेंटली हो या एक्जिमा है लोअर लिम्ब का, तो फिर हम उसमें एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग्स नहीं देते, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। अब हमने याद रखना है कि प्रिस्क्रिप्शंस में क्या क्या है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शंस में हमारे पास सॉरी दो और चीजें, बाउल प्रेप और ब्लड प्रोडक्ट्स में क्या क्या, ये दो अलग से आएंगे, ठीक है। वो सारी ड्रग्स के बारे में थी और ये अलग से है। बाउल प्रेप में याद रखना है कि हमारे पास अगर तो ये वाली प्रोसीजर है या ये वाला प्रोसीजर, ठीक है, दो में डिवाइड कर लो। ये तीन प्रोसीजर्स हैं, लेफ्ट हेमिकोलेक्टमी, सिग्मॉइड कोलेक्टमी या एब्डोमिनल पेरिनियल रेक्टम रिसेक्शन जो है, जो कि हम करते हैं बेसिकली उसमें कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में, जिसमें बेसिकली हम रेक्टम को भी रिमूव कर रहे होते हैं और एनएस को भी रिमूव कर रहे होते हैं, पूरा उसको रिमूव करके हम कोलोस्टमी बना देते हैं बाहर, ठीक है। तो जब एनएस रेक्टम पूरा रिमूव हो रहा है या फिर अगर सिग्मॉइड कोलोन सिर्फ रिमूव हो रहा है या सिर्फ लेफ्ट हेमिकरेक्टमी पूरा लेफ्ट ट्रांसवर्स कोलोन के साथ लेफ्ट डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड कोलोन रिमूव हो रहा है, तो इन सब में हम देना है फॉस्फेट एनेमा देना है ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो फॉस्फेट एनेमा ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। मगर अगर हम एंटीरियर रिसेक्शन करें विच इज बेसिकली कि हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं या अपर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ रेक्टम को और सिग्मॉइड को रिमूव करें, डिस्टल पार्ट ऑफ रेक्टम रहने दे रहे हैं और उसको हम कोलोन के साथ कोलोरेक्टल नास्टोमोसिस करें, ठीक है। तो सिग्मॉइड कोलोन को मूव कर रहे हैं, रेक्टम को रिमूव कर रहे होते हैं, तो इसमें हम टू सैशे ऑफ पाइकोलेक्स लैक्सेटिव, ठीक है। यू कैन ईदर गिव एनेमा, यू कैन गिव लैक्सेटिव, बट डिपेंडिंग अपॉन द सर्जरी, ठीक है। इस सर्जरी में हमने उसको एनेमा दिया है, इस सर्जरी में हमने उसको लैक्सेटिव दिया है। अगर हमने कब दिए, 1 डे बिफोर सर्जरी, ठीक है। तो लैक्सेटिव टेक्स लॉन्गर टू वर्क, तो उसको एक दिन पहले देना है और एनेमा को उसी वक्त दे देना है, ठीक है, उसी दिन सुबह, ठीक है। बाकी रेफरल होता है, इन्वेस्टिगेशन हमने यहाँ सारी डिस्कस कर ली हैं, ऑब्जर्वेशन और पेशेंट की हमने अंडरस्टैंडिंग देखनी होती है। अब अगर हम हर एग्जिस्टिंग डिजीज को डिस्कस करें कि उसमें क्या क्या वो इंडिकेशन हैं, तो हम कार्डियोवास्कुलर को एंड पे देखते हैं। मायोकार्डियल में याद रखना कि अगर हमारे पास पहले मायोकार्डियल एमआई की कोई हिस्ट्री है, तो वी हैव टू वेट एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो यू हैव टू वेट 6 मंथ्स अंटिल डिले ऑफ 6 मंथ्स फॉर इलेक्टिव सर्जरी इज रिकमेंडेड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लेस देन 6 मंथ होगा, 4 to 6 में हमारे पास इंसिडेंस ये है और लेस देन 3 मंथ्स में हमारे पास इंसिडेंस ऑफ दोबारा एमआई होने का ये है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एंजाइना है, तो हम उसके लिए एंजियोप्लास्टी वगैरह करवाएंगे, पहले हम उसको ठीक करवाएंगे, हम उसको भेजेंगे कार्डियो में, ठीक है। अगर हमारे पास हाइपरटेंशन है तो 160/90 से हमने ये वाले लेकर आना है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो हमने उसको आगे वी हैव टू बेसिकली प्रायोर टू सर्जरी हैव टू ब्रिंग इट इतना। अगेन ये हमारे पास वेल्वुलर हार्ट डिजीज होना चाहिए, नॉट वेल्वुलर हार्ट डिजीज में अगेन वार्फरिन 5 डेज पहले छोड़ देंगे, आयरन पॉइंट कम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 2 आवर्स बिफोर सर्जरी हम हेपरिन छोड़ देंगे, ठीक है। अगर पेस मेकर्स हैं तो मोनोपोलर डायथेरेमी नहीं करेंगे और सर्जरी में, ठीक है। अगर एनीमिया है तो हम आयरन और विटामिन से लेकर आएंगे ऊपर, अगर नहीं आ पा रहा तो लेसन 8 है तो हम उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। अगर तो हमारे पास कोई एस्थमा का हिस्ट्री है तो हमारे पास स्टीरॉइड्स ले रहे हैं मोर देन 10 मिलीग्राम ऑफ प्रेडनिसोलोन, तो हमारे पास हाई रिस्क सर्जरी में उसको पेरी ऑपरेटिव स्टीरॉइड्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर स्मोकिंग है तो स्मोकिंग 2 मंथ्स पहले छुड़वाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन है तो हम उसको रिस्केड्यूल कर देंगे 4 to 6 वीक बाद, अगर इन्फेक्शन है पहले, ठीक है, तो इन्फेक्शन पे हम सर्जरी नहीं करते। अगर हमारे पास कोगुलेशन डिसऑर्डर है, थ्रोम्बोफिलिया है, ठीक है, तो ऑल कॉन्सेप्टिव को हम 6 वीक्स बिफोर सर्जरी छोड़ देंगे। एंटी कोगुलेशन थेरेपी है, वो किसी वार्फरिन वगैरह पे है, ठीक है। और हमारे पास अगर हमने, हाँ ये तो था ना कि वार्फरिन हेपरिन पे है, तो हमने वार्फरिन पहले 5 डेज पहले छुड़वा दिया। अगर हम इमरजेंसी सर्जरी करें ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर इमरजेंसी सर्जरी में विटामिन के दे सकते हैं और हम एफएफपी दे सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अनीब ने एक तरीका बताया था कि अगर इमरजेंसी सर्जरी में पेशेंट आ गए तो आप उसको ऑपरेशन टेबल के ऊपर जब वो आके सर्जरी के दौरान आप एफएफपी पहले लगाना शुरू करो, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी एक्ट करते हैं और विटामिन के की इन्फ्यूजन भी सर्जरी के शुरू में स्टार्ट कर दो। ये थोड़ा लेट एक्ट करता है, तो जब तक हमारे पास ये खत्म होंगे ये सारे यूज हो जाएंगे तब तक ये इसकी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक विटामिन के टेक्स अराउंड 6 आवर्स टू स्टार्ट, ठीक है, 6 आवर्स टू एक्ट, तो हमारे पास दोनों साथ लगा देने, ठीक है। तो एफएफपी विटामिन के दोनों लगा देने। हीमोफीलिया में हमारे पास ऑब्वियसली फैक्टर 8 और 9 की डिफिशिएंसी होती है, तो इन्फ्यूजन ऑफ दीस फैक्टर्स एट टाइम ऑफ सर्जरी मस्ट गो ऑन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में हमारे पास डिफरेंट रिस्क होते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है कि विटामिन के एसोसिएटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी डिफिशिएंसी होती है, तो विटामिन के देना है। दूसरा कोलोंजाइटिस का रिस्क होता है, तो प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देनी है, एडिक्वेट हाइड्रेशन देनी है फॉर रीनल शटडाउन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये सारा हो गया। और जो हमारे पास कार्डियक था, आई बी ऑनेस्ट विद यू, सो लॉन्ग मैंने नहीं पढ़ा था ये, मगर इसमें ये होता है कि हम बेसिकली मेजर, इंटरमीडिएट और माइनर रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अगर माइनर रिस्क फैक्टर है तो वी कैन गो ऑन विद द सर्जरी, ठीक है। If it's intermediate risk factor, we can go on with the surgery. But if it's major risk factor, we should delay the surgery. ठीक है, तो delay कर देंगे surgery को। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ये बेशक पढ़ लेना, आई डोंट थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिस इज फॉर अनस्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बस एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पेरी ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशन है जो भी है उसमें एंटेरल इज ऑलवेज बेटर देन पैरेंटल, ठीक है। तो ये बात
ज़हन में बिठा लो कि इंटीरियर इज़ ऑलवेज़ बेटर देन पैरेंटल, जहाँ पे ऑप्शन मिल सकती है इंटीरियर के, वहाँ इंटीरियर के लिए जाना चाहिए। और इंटीरियर में भी ओरल इज़ बेटर देन ट्यूब फीडिंग, ठीक है। 3 तरह की होती हैं ओरल, एंटरल, पैरेंटल, ठीक है। एंटरल में एनजी हो सकती है, नेसोगैस्ट्रिक, नेसोजेजुनम, गैस्ट्रोस्टमी और जिनोस्टमी, ठीक है। प्री ऑप असेसमेंट में हमने मैलन्यूट्रिशन के लिए मस्ट स्कोर होता है, ठीक है। मस्ट स्कोर में हम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है बीएमआई, ठीक है। एक हमारे पास होता है वेट लॉस 3 टू 6 मंथ्स में कितना हुआ है, और एपेटाइट लॉस इन द लास्ट 5 डेज़। अगर एपेटाइट लॉस इन द लास्ट 5 डेज़ तो स्कोर 2 वैसे ही दे देंगे। वेट लॉस अगर हमारे पास 5% है, 5 से 10% है तो 1 स्कोर होगा, मोर देन 10% से 2 स्कोर होगा। बीएमआई के बेसिस पे 1 2 स्कोर होगा। इफ द स्कोर इज 1 तो फिर मीडियम रिस्क है, अगर मोर देन 2 है तो फिर हाई रिस्क है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बेड साइड पे हम एक्सैक्टली ये 3 चीजें चेक कर रहे होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पे, और अगर न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करनी तो हम ये सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर प्री ऑफ न्यूट्रिशन पे आ जाए, न्यूट्रिशन भी याद रखना कि हमारे पास एक हायरार्की होती है फीडिंग की। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट कैलोरीज हैं जो मुंह से नहीं मिल रही तो हम उसको ओएनएस में डाल देंगे, और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पे, ठीक है। अगर हमारे पास डिसफंक्शनल स्वॉलो है तो फिर हम उसको एनजीटी डाल देंगे ऑब्वियसली। अगर एसोफेक्स ब्लॉक है तो हम सीधा गैस्ट्रोस्टमी कर देंगे, ठीक है, पैक ट्यूब डाल देंगे। अगर हमारे पास स्टमक इनएक्सेसिबल है, ठीक है, तो हमारे पास जियोनोस्टमी कर देंगे। और अगर जियोजनम इनएक्सेसिबल है, सिर्फ अगर जियोजनम तक हमारे पास इंटेस्टिनल फेलियर तक बात आ गई तो फिर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने से एक ट्रिक सीखा था कि जब तक जियोजनम हमारा ठीक है ना, तब तक हम उसको सारे एंट्रोल वाले रूट्स ट्राई कर लेंगे, सॉरी हाँ एंट्रोल वाले रूट्स, ठीक है। और जब जियोजनम इनएक्सेसिबल हो जाएगा, इंटेस्टिनल फेलियर हो जाएगा, तो फिर पेरेंटल पे पहुंचेंगे, ठीक है। दिस इज अ फिगर शोइंग एवरी रूट, ठीक है। फिर अगर इंटेस्टिनल फेलियर है तो उसमें ये आता है ना कि हमारे पास एक निमोनिक होता है स्नैप, ठीक है। इंटेस्टिनल फेलियर में यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि सेप्सिस ना हो जाए। अगर सेप्सिस होगा तो फिर हमारे पास फीडिंग यूजलेस होगी। फिर हमें न्यूट्रिशन को करेक्ट करना है, ठीक है। एनाटमी को देखना है कि सही है, फिर अगर एनाटमी सही है तो प्रोसीजर के साथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंट्रा ऑप न्यूट्रिशन। इंट्रा ऑप न्यूट्रिशन एरास गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, विच इज बेसिकली कि हमारे पास मिनिमल वो हो, मिनिमल वो क्या कहते हैं, एरास गाइडलाइंस बेसिकली हमें ये बताते हैं कि मिनिमल हॉस्पिटल स्टे हो, ठीक है। तो मिनिमम हॉस्पिटल स्टे के लिए हमारे पास बेसिकली क्या-क्या होता है कि बेसिकली हम रिडक्शन बाय मिनरल बाय माउथ, उसमें लिखा हुआ है कि फ्लूइड्स को हम 2 आवर्स प्री सर्जरी, अगेन जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, वाटर को 2 आवर्स प्री सर्जरी छोड़ देना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करनी है, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर हो उसका मिनिमली इन्वेसिव ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए। मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ड्रेन्स एंड नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ द फीडिंग, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव 24 आवर्स के अंदर-अंदर हम कर सकते हैं पोस्ट ऑप, इवन इफ इट्स जीआईटी सर्जरी अनकॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दीज टू हैव टू हैपन साइड बाय साइड। ऐसे नहीं हो सकता कि हम अर्ली फीडिंग कंटिन्यू करते हैं मगर अर्ली मोबिलाइजेशन ना करें, वरना भी मसला हो जाता है, ठीक है। अब पोस्ट ऑप न्यूट्रिशन में हमारे पास 2 स्पेशल केसेस हैं, एक हाई स्टोमा आउटपुट और इंट्राक्यूटेनियस फिस्टुला, ठीक है। हाई स्टोमा आउटपुट में देखो अगर हमारे पास जिनोस्टमी हुई हुई है, ठीक है, तो टीचे फ्लेक्चर कहते हैं वो उस पॉइंट को जहाँ से डियोडेनम में चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो उस क्या कहते हैं ट्रांजिशन को कहते हैं, ठीक है। ये डियोडेनम है, जियोजेनम, तो इसको डीजे फ्लेक्चर कहते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो जिनोस्टमी जो है वो इसका लेंथ, इसकी जो डिस्टेंस है 150 से 200 सेंटीमीटर, मतलब काफी दूर है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डीजे फ्लेक्चर है और यहाँ जाके हमारे पास जुजोनोस्टमी बनी हुई है, तो मतलब कि ये पूरा जुजोनम का पार्ट बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको एंट्रल सपोर्ट पे डालेंगे। 100 टू 150 अगेन एंट्रल सपोर्ट प्लस आईवी फ्लूइड्स डालेंगे। मगर अगर लेस देन 100 है कि बहुत, ये हमारे पास यहाँ पर डीएस है, ठीक है, सॉरी डीजे है, और यहाँ पर हमारे जुजोनोस्टमी बनती है, तो बहुत कम वो एरिया है फॉर जुजोनम टू वर्क, तो फिर हम उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन पे डाल देंगे। इसी तरह कोलोस्टमी का भी यही रूल है, ठीक है। मगर ये हमारे पास एक तो लेंथ ऑफ बाउल पे स्टोमा पे डिपेंड करता है, और एक हमारे पास परसिस्टेंस ऑफ डिजीज है। अगर परसिस्टेंस ऑफ डिजीज है तो फिर विल कीप ऑन with the high stoma output, ठीक है। It does not depend upon the length anymore. मगर अगर हमने इसको ठीक करना है तो हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट पा जाते हैं। वंस इन्फेक्शन हैज बीन रिजॉल्व, हमने स्टोमा आउटपुट को कम करना है, तो हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हमने हाइपोटोनिक फ्लो को रिड्यूस करना होता है, गट मोटिलिटी को रिड्यूस करना होता है, बाइलोपेरामाइड, ठीक है, सिक्रीशंस को हम पीपीआई से इनहिबिट कर देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे ताकि हमारे पास रिटेंशन ऑफ वाटर कम हो सके ल्यूमेन के अंदर, ठीक है, और होल क्लस्टरेशन से सोडियम लॉसेस को प्रिवेंट करेंगे। फिर हमारे पास आता है इंट्राक्यूटेनियस फिस्टुला का बना हुआ है, तो उस फिस्टुला में देखना है कि हमारे पास अगर हाई जूजनल है या फिर लोग इलियम कोलोन पे है, जूजनल है तो पैरेंटल देंगे या एंट्रल देंगे, इलियम कोलोन पे है तो हम उसको लो फाइबर डाइट पे लेंगे। खत्म।